हाय जया। हाय जया, हेलो तुषार। हाय जया, ये आप टाइम यही वाला सोच रहे थे क्या? 2:30 आपके टाइम पे क्लास आज की? चलेगा, अभी भी बताइए। हाफ एन आवर लेट भी होगा तो भी चलेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि हम पहले मैंने ज्वाइन किया था आधा घंटा पहले, तो आपने कल 2:30 बोला था, इसीलिए मुझे लगा कि 2:30 ही टाइम रहेगा। नहीं, मैं वही सोचा हूँ 5 मेरे ख्याल यही कर लेते हैं, बिकॉज ये कंफ्यूजन हो रहा है बार बार, क्योंकि वो कल के लिए बोला था, क्योंकि यूजुअली वेडनेसडे का 2:30 रखा था ना हमने पहले, तो नहीं, हर दिन का एक ही रख लेते हैं, वो वही अलग बेस्ट है। अलग ठीक है, टाइम। हम राइट, हम 2:30 IST ही रख लेते हैं, तीनों दिन का, मंडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है। ठीक है, बाकी लोग कहाँ गए? अमित कह रहा है 5 आज मिनट्स में ज्वाइन करेगा। प्रेम भी ज्वाइन किया था पहले, तो आई थिंक करेगा वो ज्वाइन अभी। अच्छा, ठीक है। मनीष, मैं 9 के वो बता दूं आंसर जो हम डिस्कस कर रहे थे जब while we were waiting? हाँ जी तुषार, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप बताओ, डिस्कस करते हैं क्या हुआ, मतलब क्या बोला। तो एक, सॉरी जया, मैं जब तक वेट कर रहे हैं तब तक थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो एक हम डिस्कस कर रहे थे ना मनीष, कि क्या हम इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कि जो हाँ। हमने 9 में ट्रेन किया, तो इसमें ये एक्सपोर्ट का होता है ऑप्शन, एक्सपोर्ट, ये वर्क PML फाइल कुछ बनती है इसकी, ठीक है? तो उन्होंने जो बताया, तो वो उसको, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको कैसे फिर यूज करना है लेटर ऑन, बट यस देयर इज अ वे टू एक्सपोर्ट द ट्रेंड मॉडल फ्रॉम 9, जो उन्होंने बताया है। मैंने ट्राई नहीं किया, बट यस। सेकंड, एक उन्होंने बताया है कि जैसे यहाँ पर हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, हमारे पास जो डाटा आया, रॉ डाटा, उसको हम मॉडल में फीड करने से पहले जैसे आउटलायर्स रिमूव करने हैं, या फिर एम्प्टी डाटा मूव करना है, या फिर हमने नंबर टू स्ट्रिंग किया जैसे, तो उसके लिए ना यहाँ पर मल्टीपल प्री प्रोसेसिंग के लिए ना एक मेटा नोड की जा सकती है। यहाँ पर जैसे मैं इसको कर दूं कि क्रिएट मेटा नोड, ठीक है? तो मेटा नोड में क्या होता है कि, तो यहाँ करके दिखा दो, मेटा नोड में आप मल्टीपल प्री प्रोसेसिंग को क्लब कर सकते हो, मल्टीपल ऑपरेशंस को, ठीक है? तो अगर इसमें देखोगे ये, तो मैंने फ्रॉम ए स्टेट टू बी स्टेट लेके जाना है, जैसे अभी मैंने एक डाला है कि नंबर टू स्ट्रिंग, पर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, आउटलायर्स रिमूवल, ये सारे मैं यहीं डाल दूं अगर मैं, ठीक है? तो ये आपका एक मेटा नोड बन गया, ठीक है? जो मेटा नोड, अभी इस मेटा नोड में अभी एक ही फंक्शन है, वो है नंबर टू स्ट्रिंग, बट सारी इसका मैं नाम चेंज करके जैसे रख दूं कि भाई प्री प्रोसेसिंग, है ना? तो आपने सारा इसका प्री प्रोसेसिंग सारी आप यहाँ कर रहे हो, ठीक है? और थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि, थर्ड था कि हम इनपुट डाटा कैसे देंगे अगर हमें ट्रेन मॉडल को हमने एक्चुअल प्रेडिक्शन के लिए यूज करना है अब, है ना? जैसे डिसीजन प्रिडिक्टर, तो उसके लिए वही था कि एक नया एक्सेल इनपुट फीड करके, ठीक है, और उसको एक नया प्रेडिक्टर लगा के यहाँ पर, और इसी मॉडल को उसमें देके, है ना, तो उसमें देना पड़ेगा, तो फिर वो नया उसको वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लेगा, है ना? तो मॉडल ये होगा ट्रेंड मॉडल, पर एक नया प्रेडिक्टर यूज करेंगे और नया एक्सेल रीडर यूज कर लेंगे, या CSV रीडर यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, आई थिंक, सॉरी मैं हाईजैक कर लिया। कोई नहीं, कोई नहीं। एक वो मॉडल का परफॉर्मेंस का अपना सवाल था ना, तो वो जया को दिखाओगे एक बार आप? मैंने शायद कल, कौन सा था क्वेश्चन, क्या था? जैसे हम लोग है ना वो लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल जो बनाया था। लीनियर तो बनाया नहीं हमने, KNN और डिसीजन ट्री बनाए थे। सबसे पहले मेरे यहाँ पे जब बैठे थे लीनियर का भी बनाया था,
हाँ, तुम्हारे बनाया था, मेरे नहीं बनाया। मतलब जैसे कि इस परफॉर्मेंस या हम लोग कैसे स्कोर कैसे मेजर करेंगे, किसी का भी स्कोर खोलो ना एक। वो तो था ना मनीष, ये तो जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में दिखता है ना, इसका तो एक्यूरेसी है ना। इसकी तो ठीक थी पर नहीं तो उसके ओ लिए एमएससी। R2 स्कोर, MSc हाँ और वो सारे तरीके होते थे ना उसके लिए। नहीं नहीं, लीनियर। पॉइंट ये था कि उसमें हमें एक स्कोर मिल गया जया, जैसे लेट्स से 300 मिल गया, या किसी एक के अंदर में 3 मिलियन मिल गया। अब इसका मीनिंग क्या है? 3 मिलियन है क्या? किस चीज का स्कोर है ये? वो मेसी। जैसे मतलब उसका कुछ तो आपने कैलकुलेट किया होगा ना, जो 3 मिलियन आया, क्या चीज है ये 3 मिलियन? मतलब मनीष इस वो तो तरीके का सिंपल है ना, स्कोर तो नहीं हमने होता। ग्रेडियंट डिसेंट करना था ना, ग्रेडियंट डिसेंट किया, जो मिनिमम लॉस फंक्शन हुआ वो आपका है बस, है ना। वो तो इसने तो ट्रेन कर, ये जो ट्रेनर है वो इंटरनली तो वो पूरा इम्प्लीमेंट करता ही है, ग्रेडियंट डिसेंट करता ही होगा वो भी। हाँ, वो सारे मतलब जो आपके नाइम में ट्रेनर्स हैं वो सब पूरी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमने करता ही होगा, कंसेप्चुअली पढ़ी है। एग्जैक्टली। तो अब हमें ये समझ में नहीं आया कि जैसे R2 स्कोर या MSc जो था वो 3 मिलियन आ गया या 300 आ गया, इसका क्या मीनिंग है? ये अच्छा है या बुरा है? या जस्ट ये कंपैरिजन से पता चलेगा कि हम लोग मल्टीपल मॉडल्स करें और बाद में बोले कि भाई इस मॉडल की वैल्यू सबसे कम हुई है? हाँ, वहाँ मल्टीपल मॉडल्स ही करने पड़ेंगे और बाकी आपको ओवरफिटिंग वगैरह एक बार चेक करनी पड़ेगी। अपनी ट्रेनिंग और टेस्ट एक्यूरेसी का जो ग्राफ जा रहा है उसको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मॉडल मतलब अगर सेम ही एक ही मॉडल को अच्छा या बुरा बता रहे हैं तो उसको ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग के पैरामीटर्स पे मतलब पैराडाइम पे उसको कंपेयर करना पड़ेगा। और अगर अलग अलग मॉडल में से कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको 2-3 मॉडल इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे फिर। लेकिन ये 300 वाली बात मुझे नहीं समझ में आई, वो मिलियन क्या, वाली मैं बोला। बताता हूँ जय, वो क्या कह रहे हैं ना कि जैसे हमने 9 में ही मॉडल ट्रेन किया ना, तो वो लास्ट में जो स्कोरर, मान लो जैसे अब ये स्कोरर है 9 के केस में, जो ये बताता है इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लासिफिकेशन है तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो चलो एक्यूरेसी तो परसेंटेज टर्म में हमें मिल रही है, जैसे उसने एमएससी दिखा रहा था, एमएससी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है 300 आ गई जैसे, ठीक है। उससे कुछ नहीं पता चलेगा ये आपको। पता चला, हाँ, वो मनीष वो पूछ रहा है कि मतलब क्या करूं मैं, 300 है या 3 मिलियन है, तो क्या मतलब है उसका। उससे मतलब आप कुछ पता ही नहीं लगा सकते। एमएससी घट रहा है तो आप कुछ कह सकते हैं, एमएससी बढ़ रहा है मतलब मीन स्क्वायर एरर घटना चाहिए आपके पॉक्स के साथ में, तब तब आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा एरर घट रहा है इसका मतलब हमारा मॉडल जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा। यप, यप। वो एक्चुअली एक हिडन हो जाती है बार डिटेल हमारे से, क्योंकि वो लर्नर में हो जाता है ना वो काम, तो हाँ हाँ, हम्म, ठीक है, समझ गए ना ठीक है। बात क्या। स्टार्ट कर लेते हैं आई थिंक, है ना। हाँ ठीक है। एक सेकंड में मैं वापस आया। अच्छा ठीक है। अच्छा तब तक मैं इतना तो बता ही देती हूँ। आज हम ना थोड़ा आपने जो वर्ड टू वेक और अदर एम्बेडिंग्स के बारे में बात किया था कैसे काम करते हैं, तो उसका मैंने कंपैरेटिव स्टडी बनाया है कुछ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टाइप का, मतलब सेंटिमेंट एनालिसिस टाइप की चीज है। बट सेंटिमेंट एनालिसिस में है वही, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में भी वही है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट्स टाइप के हैं। शायद आपका टास्क मैंने ही कर दिया तो कुछ नया वही करना मैं सोचा होगा। था, ये तो आप ही, हाँ ये तो आपने हमें दिया था। लेकिन एम्बेडिंग्स बताने के लिए मुझे समझाने के लिए वो करना ही था। ओके। कोई नहीं, आप लोग कुछ टफ करिएगा। ठीक है, आप इतना पढ़ाई कर चुके हैं यार, स्टूडेंट्स ना, टीचर सैंपल चीजें बता देता है फिर स्टूडेंट्स करके लाते हैं बड़ी बड़ी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली टेस्ट क्लासिफिकेशन के लिए जो हमने यहाँ पर लिया है, ये वाला टेक्स्ट लिया है सिंपल। ठीक है, और 5 सेंटेंसेस लिए हैं, उनके लेबल्स हैं 1 फॉर पॉजिटिव 0 फॉर नेगेटिव। डेटा फ्रेम बना लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर वर्ड टू वेक में यहाँ पे डाल देती हूँ, ये वर्ड टू वेक है। ठीक है, तो वर्ड टू वेक में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने उसको सेंटेंस को टेक्स्ट मतलब जितना भी हमारे पास टेक्स्ट था उसको सेंटेंसेस में स्प्लिट कर लिया।
स्प्लिट करने के बाद हमने यहाँ पर वर्ड2वेक का जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था मॉडल, जेनिज्म डॉट मॉडल से हमने वर्ड2वेक को उठाया था ट्रेंड मॉडल, वो हमने यहाँ पर उठाया और सेंटेंसेस अपने सारे पास करें। ये बताया कि हमारा वेक्टर साइज हम कितना चाहते हैं, कितना। कौन आया? Is there? कोई अमित ज्वाइन कर रहा है? अमित आप अलाउ कर दीजिए। हम्म, ठीक है, विंडो 5 दे दी, विन काउंट वर्कर्स वगैरह जो भी उसके जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स थे वो डाल दिए। उसको डालने के बाद फिर हमने चेक करना है, मतलब ये तो बना देगा आपकी सारी एम्बेडिंग्स। अब हमने यहाँ पर चेक किया कि एक वर्ड के लिए क्या एम्बेडिंग आती है। ठीक है, जो आप देखना चाहते थे नंबर में कैसे कन्वर्ट करता है। तो ये हाँ मैंने मूवी वर्ड है, उस वर्ड के लिए इतना बड़ा कॉर्पस आया है 100 नंबर्स का, कि हमने डाला था वेक्टर का साइज 100 है। ऐसे ही हर एक वर्ड के लिए एम्बेडिंग आएंगी ऐसे नंबर्स, और उसको फिर वो एवरेज आउट करके तब एक पूरे सेंटेंस की एम्बेडिंग बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर एवरेज आउट वाला काम किया हुआ है, फंक्शन टू एवरेज द वर्ड वेक्टर्स फॉर अ गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर उसको एवरेज करके मीन निकाल के तब जाके हमारे पास जो हमने यहाँ पर प्रिंट करा के देखा है कि अपना सेंटेंसेस जितने थे उन सेंटेंसेस में से हम किसी एक को भी प्रिंट करा सकते थे। यहाँ पर x0 एक बार प्रिंट कराता है तो पहले सेंटेंस कहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस का ये वेक्टर आया है सब एवरेज एवरेज सब कुछ करने के बाद में, चारों वर्ड्स का अलग अलग एम्बेडिंग निकालने के बाद में ऐसा दिखता है ये। ठीक है, इसके बाद में फिर अभी तो केवल एम्बेडिंग आई है, अब ये हमारा इनपुट हुआ। ठीक है, अब हमने ये पास किया है अपना मॉडल आर्किटेक्चर में। ठीक है, मॉडल में यहाँ पर हमने कोई LSTM वगैरह कुछ यूज नहीं करा हुआ है, सिंपल डेंस लेयर्स यूज करी है। सारा ये 100 का वेक्टर उठा के डेंस में कनेक्ट कर दिया 128 न्यूरॉन से। ठीक है, आपको यहाँ पर LSTM RNN वगैरह के इम्प्लीमेंटेशन भी करने होंगे, तो ये मतलब एक बेस कोड की तरह काम कर सकता है आपके लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर तो बाकी तो यहाँ पे कुछ समझाने लायक है नहीं, कंपाइल वगैरह कर दिए है एडम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के साथ में बॉक्स वर्बोस 2 डाल के। अच्छा, वर्बोस क्या करता है कोई बताएगा? एनीवन? वर्बस वर्बस इन जनरल तो वैसे सारी डिटेल्स प्रेजेंट करता है। वर्बस का मतलब तो ये होता है कि सारी बस हाँ, ठीक है, ठीक है, सही बताया आपने। ये वही बता पाएगा जिसने इम्प्लीमेंट करके देखा होगा, नहीं तो मन में ही नहीं आती ये बात। और ये कई जगह पता नहीं पूछी गई थी मुझसे एक बार एक इंटरव्यू में। अच्छा ठीक है, तो जैसे यहाँ पर द फिल्म इज ऑसम, हमने एक रिव्यू डाला, न्यू रिव्यू, और उसके रिगार्डिंग चेक कर रहे हैं कि हमारा प्रेडिक्शन क्या आ रहा है। तो इसने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, हमने एक थ्रेशोल्ड दे दिया कि अगर प्रेडिक्शन 0.5 से बड़ा है तो पॉजिटिव प्रेडिक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। ये था हमारा सारा पाइपलाइन मॉडल ट्रेनिंग से लगा करके। अभी हमने बहुत बहुत कोई बड़ा मॉडल ट्रेन नहीं किया क्योंकि हमारे सेंटेंसेस का साइज ही बहुत छोटा है। अब इसके लिए आपको पैराग्राफ्स हो सकते हैं, जैसे नहीं बड़े बड़े पैराग्राफ्स अमेज़न में लोग फीडबैक की तरह लिख देते हैं, एक दो लाइंस भी लिखते हैं कोई लोग, कोई कहीं बड़े 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 फोन का अगर आप देखेंगे ना तो प्रॉस का कॉन्स का बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, फिर उसके फाइनल सेंटिमेंट्स भी निकालते हैं, तो वो तो कुछ मिक्स्ड रिव्यूज टाइप के होते हैं। हाँ, उस तरीके के भी कर सकते हैं, उनके भी चंक्स डिवाइड करके क्या क्या चीजें हैं इसमें। ऐसे ही बैग ऑफ वर्ड, ये बिल्कुल बेसिक मॉडल है। वर्ड टू वेक तो उसका बहुत एडवांस वर्जन है। बैग ऑफ वर्ड्स बिल्कुल बेसिक मॉडल था, उसको अगर हमने यूज किया, ये काउंट वेक्टराइजर यूज करता है जो आप बोल रहे थे कल हमने हाँ, ये तो वही है। हाँ, काउंट वेक्टराइज किया था मैंने, हाँ। काउंट उस वेक्टराइजर यूज तरह का करता ही है। है ये। हाँ, तो बस वो काउंट कर लेता है मतलब वर्ड्स को, उनकी काउंटिंग के बेसिस पे यहाँ पर हमने बस उसी तरीके का एक टेंस मॉडल ले लिया है फीड फॉरवर्ड वाला, उसको ट्रेन करवाया है। उसको ट्रेन कराने के बाद ये देखिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। उसी सेम सेंटेंस के लिए ये न्यू रिव्यू नाम का सेंटेंस ऊपर था, पहले मैंने अलग डाला था, फिर मैंने ऊपर वाले के लिए उसको टेस्ट किया कि सेम सेंटेंस में क्या आ रहा है इनके रिजल्ट्स। तो ये नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है उसी चीज को, तो फिल्म वाज इज ऑसम ऊपर जो लिखा हुआ था। फिर हम TF-IDF लेके आए। ठीक है, तो TF-IDF जो आप कल बोल रहे थे उसको भी ट्रांसफॉर्म करके उसकी एम्बेडिंग्स में चेंज किया। आप इसके मतलब इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रिंट करा करा के सबकी एम्बेडिंग्स का डिफरेंस भी देख सकते हैं कैसी आ रही है। थोड़ा सा मैंने टू डू एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ दी है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम प्रेडिक्शन देख रहे हैं कि TF-IDF का भी नेगेटिव आ रहा है प्रेडिक्शन।
मतलब ये भी उस सेंटेंस को समझ नहीं पा रहा। ग्लोव आपको करना है। ग्लोव के लिए एक्चुअली ये जो हम इसका ट्रेंड मॉडल यूज कर रहे हैं, ग्लोव 6P100D, इसको करने के लिए ना ग्लोव को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका जो गिटहब है वहां से जाके, तो वहां से जाके इसका ट्रेन मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा स्टैनफोर्ड की वेबसाइट से, यहाँ से। तो ये इसमें मैंने ये वाला यूज किया है। तो आप इसको डाउनलोड करके फिर एक्सट्रैक्ट करके, इसके अंदर 4 हैं शायद मॉडल्स, और उनमें से ये वाला आपको गूगल को लैब पे अपलोड करना होगा, उसका पाथ देना होगा, तब ये वाला वर्क कर जाएगा ग्लोब। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ये कमेंट है, इसको आप चला लेंगे। फिर आ जाता है फास्ट टेक्स्ट, जो फेसबुक वाला मॉडल था, ये उसका है। ये जेनिज्म जो है, ये सारे इम्प्लीमेंट कर रखे हैं इसने जेनिज्म में, तो हम बस इसी से इंपोर्ट कर रहे हैं सारे मॉडल्स को। और फाइनली हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो फास्ट वाला था वो सही रिजल्ट दे रहा है, और जो वर्ड टू वेक था वो सही रिजल्ट दे रहा है। ग्लोव भी सही देगा, वो भी वर्ड टू वेक जैसा ही पावरफुल है। बाकी अपने जो बेसिक मॉडल्स थे उनका डिफरेंस ये पता चल रहा है कि बेसिक मॉडल्स अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। काउंटिंग और फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे जो रिजल्ट्स आते थे वो उतने इफेक्टिव नहीं होते थे। ठीक है, ये उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। ठीक है, मैं शेयर कर देती हूँ इसको आपसे। अब आप इतनी सारी एम्बेडिंग्स को, अब आपके मतलब टास्क जो है ना थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो गया। मैं होमवर्क लिख देती हूँ बच्चों के जैसे। सो यहाँ पर होमवर्क इज, आपको 4 नहीं 5 embeddings cross and 5 embeddings and models में आपको 3 models like RNN, LSTM and GRO। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन बना के हर एक एम्बेडिंग के लिए तीनों मॉडल बनेंगे। ठीक है, तब इनके कॉम्बिनेशन बना के वो आपकी डेडलाइन होगी फॉर सबमिशन। बीच में फ्रॉग जैसा बोल रहा है, उसका माइक वगैरह ऐसा होगा। 4 नवंबर, 4 ना? यस। सॉरी, क्या ये जो आपने होमवर्क दिया था पहले, ये वो बता रहे हैं आप? यही होमवर्क पाइगम ही था। उसमें आप कोई एक एम्बेडिंग यूज कर लेते, या तो वर्टोवेक या ग्लोव या कोई और। राइट, यहाँ पर ये 5 एम्बेडिंग का मैंने आपको बेस इनपुट दे दिया है। ठीक है, 5 तरीके की एम्बेडिंग्स इसमें यूज करी है हमने, BOW, TF-IDF, वर्टोवेक, ग्लोव और फास्ट टेक्स्ट। 5 एम्बेडिंग्स हो गई। इन पांचों एम्बेडिंग्स के लिए हमने एक ही आर्किटेक्चर यूज किया है जिसमें केवल डेंस लेयर है। ठीक है, तब हमने देखा है कि डेंस पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये मल्टी परसेप्ट्रॉन वाली फुल्ली कनेक्टेड डेंस लेयर। अब आपको क्या करना है, वो डेंस वाला जो आर्किटेक्चर है ना उसको रिप्लेस करना है 3 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्किटेक्चर से। एक हो गया आपका RNN का आर्किटेक्चर, दूसरा LSTM का, तीसरा GRU का। तीनों अलग अलग आर्किटेक्चर से उसको अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। तो उनमें से देखना है क्या हमारा कहीं पर TF-IDF या जो ये वाला है बैग ऑफ वर्ड्स, वो भी हो सकता है LSTM के साथ बढ़िया काम कर जाए। बात समझ गए? तो तो ये आपका एक LSTM, RU और RNN, ये तो वैसे बात सही है ना। मतलब वो डांस कह रहा, डांस तो इस तरह के काम के लिए वैसे भी सूटेबल नहीं है, आई बिलीव। करना तो हमें ऐसे ही यूज हाँ करना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी हमें बेसिक मतलब उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे ना। अब हम एकदम सब हाई फाई चीजें आप घर में लगा देंगे तब तो फिर घर बढ़िया ही होता है ना। मिनिमम रिसोर्सेज में हमने अभी देखा है कि हमारे मॉडल हमने वेरिएट करे, एम्बेडिंग्स वेरिएट करें, मॉडल कांस्टेंट रखा है, बेस मॉडल। ठीक है, तब क्या रिजल्ट आ रहा है। सब कुछ अच्छा अच्छा होएगा तो अच्छा होना ही है फाइनल। हम्म। हाँ, तो इसीलिए 3 पे चेक कर रहे हैं हम। डेंस पे कर ही लिया, RNN, LSTM, GRU पे और कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो
मतलब इसमें हमें TF, IDF और बैग ऑफ वर्ड्स इन सब की एक बार रिजल्ट्स देखने चाहिए कि क्या ये भी परफॉर्म कर जाते हैं LSTM और GRU के साथ में। हम्म, ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलते हैं अटेंशन मैकेनिज्म की तरफ। कल की क्लास में कोई डाउट आउट भी थे यार? ठीक है, सब चल रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा शेयर नहीं किया, रुको शेयर कर देती हूँ फिर रह जाएगा। अतुल सर ने ठीक है बोल दिया, मतलब तुम अब पूछ लो, अब तुम अब डाउट पूछ अब लो हम तो मनीष। कर ही लेंगे। अब मुझे अतुल तो सर को पढ़ाई देंगे। डाउट ही याद नहीं आ रहा, तुम डाउट पूछ लो। अतुल वो सर को अब पढ़ाई वो देंगे। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, वो वाली प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन पूछने के लिए भी कुछ समझ में तो होना चाहिए। क्या पूछोगे? देखो अतुल सर, आपने बोल दिया सब ठीक है, मतलब हमारे लिए तो ठीक। इन लोग के पास एक लोकल गाइड भी है ना? एक तो इन्होंने इंडिया से नहीं, मंगा रखा है, एक ऐसा इन्होंने कुछ नहीं है। लोकल गाइड भी लिया देखो नहीं हमें नहीं। तो ब्लेम करना है, अब अतुल सर ने बोल दिया, उनको आता है। हमें तो सिर्फ अतुल सर को पकड़ना है। है। अतुल मैं सर सही पढ़े बोल और पढ़े। ठीक है, चलो शेयर कर दिया ये। आपका आधा काम मैंने कर ही दिया है, ज्यादा रह नहीं गया है, केवल आर्किटेक्चर चेंज करना है। अच्छा चलो अटेंशन मैकेनिज्म पे चलते हैं। हाँ, तो अटेंशन मैकेनिज्म में बेसिकली हम पूरे इनपुट में से कुछ एरियाज पे फोकस करते हैं, और वो फोकस कैसे होता है, हम उसके लिए वेट्स कैलकुलेट करते हैं। वो वेट्स को बोलते हैं हम अटेंशन स्कोर्स। ठीक है, और इन वेट्स के बेसिस पे जिस एरिया का आप वेट बढ़ा देंगे, वो वेटेज वो एरिया अच्छे से कैप्चर हो जाएगा। क्योंकि जब आपको इसको मतलब थोड़ा सा आप CNN से, वैसे हम पढ़ रहे हैं इसको RNN और LSTM के कंटेक्स्ट में, लेकिन CNN से थोड़ा सोचना इजी, मेरे लिए इजी पड़ता है, शायद आपके लिए पढ़े। मैं आपको समझा सकती हूँ ये कि किसी फोटो में से आपको किस वाली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, उस ऑब्जेक्ट के एरिया का हम जो कर्नल मैट्रिक्स है, उस कर्नल मैट्रिक्स के ऊपर हम और कुछ थोड़ा सा वेट बढ़ा देंगे, अगर एक्स्ट्रा वेट्स अप्लाई कर देंगे, तो वो वाला एरिया जो है ना, उसके फीचर्स अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब उसके फीचर्स की वैल्यू हाई आएगी। और जब वो हाई फीचर्स की वैल्यू की हम पूलिंग करेंगे तब भी हाई आएगी। फिर आगे जाके हम उसकी फाइनल फीचर मैट्रिक्स के साथ में सारी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद फिर पूलिंग करेंगे तो वो हाई जाएगी। तो हमेशा वो एरिया जो होगा ना, उसका वेटेज बढ़ा रहेगा, तो वो फोकस में आ जाएगा। सेम लॉजिक सेम लॉजिक आपका RNN LSTM में अप्लाई होता है। तो इसमें क्या है, आप सेंटेंस के जिस पार्ट पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुल मिलाकर चाहे किसी भी फॉर्मेट में इनपुट हो, इंटरमीडिएट में इनपुट हमेशा नंबर्स के फॉर्म में आ जाता है। और जब नंबर CNN से आ रहे हैं, नंबर RNN से आ रहे हैं, नंबर किसी भी उससे आ रहे हैं, अब हमें केवल नंबर से खेलना है। ठीक है, तो वो नंबर जो है उनमें आप वेट मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेट मैट्रिक्स आपने प्रोवाइड करी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वेटेड सम ले लिया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में भी कुछ एरियाज को हाई वेट असाइन कर सकते हैं, और उस असाइंड वेट की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का वैल्यूएशन जो है वो बढ़ जाएगा। और आगे जाकर के आपकी जब LSTM हो या RNN हो या GRU हो, कोई भी गेट लगा लो, तभी वो एरिया को ना वो फॉरगेट करेगा ना वो रीसेट करेगा, उसको एज इट इज लेके जा रहा है। तो बहुत कम वैनिशिंग होगी उसकी फीचर्स की, और जिसकी वजह से आपको रिजल्ट में उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। बस यही काम करता है टेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, अभी करता कैसे है, तो इनपुट सीक्वेंस हमने ले लिया वेक्टर ऑफ साइज t, एंड इनपुट सीक्वेंस कुछ ऐसा है जहाँ पे t इज द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइम्स स्टेप्स एंड xt इज द वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर ऑफ डायमेंशन t। तो यहाँ पर xt जो है हमारा एम्बेडिंग वेक्टर है। अब हम इंटरमीडिएट से ही चल रहे हैं, हमारा इनपुट वो ना वो वर्ड्स है ना हमारा इनपुट इमेज है, हमारा इनपुट जो है वो एम्बेडिंग है। ठीक है,
और हमने ये निकाला कि हमारी जहाँ पर हिडन स्टेट्स आती थी वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे। तो हम बोल रहे हैं कि अपनी हिडन स्टेट्स को हम एचटी से रिप्रेजेंट करते थे और यही सारी इंफॉर्मेशन को पीछे से इनकैप्सुलेट करता हुआ लेके आता है फाइनल आउटपुट तक। तो हमने इसको पकड़ लिया कि हिडन वाली स्टेट में ही सब कुछ है और हमने ये समझ लिया कि हम अपनी एम्बेडिंग्स जो वर्ड्स की एम्बेडिंग्स आई थी उनको ले लेते हैं और हिडन स्टेट को ले लेते हैं। अब इनके साथ ही हमें कुछ वेटेड सम जैसा कुछ निकालना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रॉब्लम मतलब कि अटेंशन मैकेनिज्म प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है वो क्या है। तो और यहाँ से पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल RNNs the hidden state HT at final step is often used at the summary of entire sequence for downstream types like classification। तो मतलब जो भी हम करते थे RNN में इंक्लूडिंग GRUs and LSTM उसमें क्या इशू आते थे, चाहे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, इशू थे पहला इंफॉर्मेशन लॉस का कि स्टार्टिंग के पार्ट्स का, तब भी वैनिशिंग ग्रेडियंट भी हमने हटा दिया, तब भी बड़े बड़े सेंटेंसेस में उसका फोकस खो जाता था कि कौन से वाले एरिया पे फोकस करना है, कौन सा वाला बात जो लिखी हुई है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंफॉर्मेशन लॉस उसको बोल रहे हैं हम। और दूसरा इक्वल वेटिंग, मतलब ऑल द इनपुट वर्ड्स आर ट्रीटेड विद इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, जबकि हमें ये पता है कि उसमें से कुछ वर्ड्स का हमेशा वेटेज ज्यादा होता है, वो वेटेज को हम यहाँ पर सिग्निफाई कर रहे हैं। तो दैट्स वेयर अटेंशन कम्स इन। तो हम सबसे पहले अटेंशन स्कोर्स निकालते हैं। उनको कैसे निकालते हैं? इट assigns an attention score or weight to each hidden state based on its relevance to the task। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने एक फॉर ईच हिडन स्टेट HT we compute a score ET using a function score, typically a dot product or a small neural network। तो हमने क्या करा है, एक छोटा न्यूरल नेटवर्क बना लिया है। उस छोटे न्यूरल नेटवर्क में भी वेट्स होंगे और उन वेट्स का एक फाइनल आउटपुट, जैसे हम बड़ा डेंस कनेक्शन हमने जो पढ़ा था मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का, जिसमें सॉफ्टमैक्स आउटपुट होता था, राइट? याद है जब पेडेस्ट्रियन वाला एक एग्जांपल हमने देखा था, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए हमने सॉफ्टमैक्स लगाया था और सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटीज टाइप का आउटपुट देता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, एक छोटा नेटवर्क ले लिया है और इसका फाइनल आउटपुट लेयर पे सॉफ्टमैक्स लगा हुआ है और अंदर की लेयर्स में डेंस करेक्शन है। ठीक है, और हमने अपनी हिडन स्टेट को सप्लाई कर दिया है एज इनपुट। अब कैसा फंक्शन बनेगा ये, तो वी आर कैलकुलेटिंग स्कोर ET, दैट इज अ स्कोर ऑफ H टारगेट, HT। H टारगेट जो है वो हमारा हिडन स्टेट ऑफ द आउटपुट सीक्वेंस एट करंट टाइम स्टैम्प है और HT हिडन स्टेट एट ईच इनपुट टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो ये दो हमारे HT और H टारगेट की मदद से हम ET निकाल लेते हैं और फिर इस ET का हम यूज करते हैं अटेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ET ऐसे निकलता है। और फिर एडिटिव अटेंशन के लिए यहाँ पर हमारा जो वेट मैट्रिक्स है अटेंशन का उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10H वगैरह के साथ में। ठीक है, तो मतलब दो तरीके के अटेंशन हैं, एक डॉट प्रोडक्ट वाला अटेंशन है जो ये बता रहा है, एक बदानू ने ये काफी मतलब फेमस है इनका, अटेंशन इज ऑल यू नीड इस नाम का एक पेपर है और वो पेपर इस बंदे ने लिखा है, बंदा तब से बहुत फेमस हो गया और उसने ये लॉजिक दिया था अटेंशन को इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, तो दूसरा अटेंशन का तरीका ये है। अटेंशन के और भी वेरिएशंस, अगर आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अटेंशन कई टाइप का होता है। सॉफ्ट अटेंशन होता है, हार्ड अटेंशन होता है। ठीक है, और मल्टी हेडेड जो हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर में जाके, उस तरीके का भी होता है। कई टाइप इनके वेरिएंट्स आए हैं अलग अलग रिसर्चेस के बाद में। ये अजय, आप पर एल्गोरिथम को कैसे पता चलेगा किस पार्ट के ऊपर अटेंशन ज्यादा करना है? वो उसके लिए आप वही एक छोटा वो इसके लिए आप एक छोटा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे और उसमें ही हम वेट्स जो है ना उनको इस तरीके से स्कोर्स के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। तब मतलब वो वेट्स जो है वो कैलकुलेट होते जाएंगे और उन वेट्स का वेटेड सम निकालते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से कुछ हार्ड कोड कर रहे हैं, हम एक नेटवर्क ही बना रहे हैं छोटा सा और उस नेटवर्क से अटेंशन कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, इसका कोई उसमें एग्जांपल देंगे आप अटेंशन इसका?
क्या चीज के? कोई एग्जांपल देके बताइए, जैसे कि कौन से यूज केस में हम लोग यूज करते हैं इसको। इसको हर कोई जगह भी। यूज करते हैं। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो ट्रांसफॉर्मर का पार्ट भी तो था जो आप कल बता रहे थे, अटेंशन। आप कहते हैं अटेंशन नहीं हाँ, समझ वो रहे वो मेरे। वो मल्टी हेडेड है, मतलब वो इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है ना। तो ये बस वेटेड सम वाला है। एक मल्टी हेडेड होता है वो, उसमें और सारे हेड्स, ये देखिए ये है ट्रांसफार्मर वाला टेंशन। लेकिन इसका रिजल्ट कैसा दिखता है, कुछ ऐसा सा। मतलब ये बहुत पुरानी एल्गोरिथम नहीं है, ये इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। ये एल्गोरिथम मैंने कल डाली थी एक टाइम, तो ये ये बिल्कुल इसी डोमेन में लेटेस्ट है। यूज होता है, एनएलपी टेक्स्ट बेस इसी में यूज होता है क्या? इसमें क्लाउड भी के लिए? यूज होती है, मतलब ये ऐसी कॉमन मैकेनिज्म निकल के 2015 की है, और जिसमें अभी भी रिसर्च चल रही है। आप देख रहे हैं ना, अभी जो जीपीटीज है वो सब मल्टी एडेड वगैरह पे चल रहे हैं, और टेंशन तो सब यूज कर ही रहे हैं। तो 2015 के बाद ये रिगरसली यूज हो रही है टेंशन मैकेनिज्म। पर अटेंशन किस पे देना, ये क्या एज अ इनपुट जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं। ये भी लर्नेबल पैरामीटर होगा, ये मतलब एज अ इनपुट नहीं जाएगा, ये लर्नेबल पैरामीटर ही होगा। वो भी आपका नेटवर्क में जैसे बाकी वेट लर्न हो रहे थे ना ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह के साथ में, अटेंशन के वेट्स भी लर्न ही होंगे। और वो लर्न होने के साथ साथ आपकी इनपुट के साथ मल्टीप्लाई भी तभी के तभी होके और रिजल्ट जनरेट करेंगे। ये भी एक लर्नेबल पैरामीटर है। ये कुछ इस तरीके से मतलब काम करता है। मतलब इस तरीके के रिजल्ट दिखते हैं। काम कैसे करता है वो तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, बाकी इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा देंगे। ये देखो, कोई अब इन्होंने आर्किटेक्चर में ऐसे दिखा दिया, ऐसे क्या ही पता चलेगा। अब बीच में दिखा दिया कि अटेंशन वेट्स और अटेंशन स्कोर्स आ रहे हैं। हाँ। अभी मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन डाला नहीं है स्लाइड में। इसकी एक लेयर हम डालते हैं, टेंशन लेयर करके, और वो लेयर एक डेंस कनेक्शन बनाती है, और उसके बेसिस पे इसके ये A1 A2 जितने भी ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, मैं दिखाती हूँ आपको। केरास अटेंशन लेयर एग्जांपल, ये इस तरीके से बनती है, केरास डॉट लेयर डॉट अटेंशन। जैसे हमने केरास डॉट लेयर्स डॉट मतलब आपको LSTM की भी मिल जाएंगी ना, ऐसे ही इसकी भी एक लेयर बनती है, और उसके हम सारे देखिए डॉट प्रोडक्ट है, कॉनकैटनेट है, कौन कौन से टाइप के टेंशन हो सकते हैं। बस इसको हम डाल देते हैं, उसके बाद में ये सारा कैलकुलेशन करके तो आपको रिजल्ट निकाल के देता है। 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेरी की टाइप के भी हैं। तो ये लॉन्ग स्टाइल अटेंशन है, बहुत सारे टाइप के आ गए हैं। इसका एक इम्प्लीमेंटेशन कल मतलब नेक्स्ट डे इसकी क्लास में देख लेंगे, पूरा उसका फील लेने के लिए। बट हाँ, उसका इंट्रोडक्शन तो यही है, कैसे काम करता है। ए, किसी के पास से बहुत नॉइस आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है मनीष, आपको इसको पूरा फील लेना है तो फील लेने के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन की हर एक लाइन को समझा देंगे कमिंग लेक्चर में। लेकिन इसका एक ओवरऑल बेसिक आइडिया, ऊपर से हम सप्लाई वैसा कुछ ऐसा मैट्रिक्स डालते हैं ऐसा नहीं करते हैं, एक लेयर डाल देते हैं, उस लेयर में हम कितने स्टेट्स क्या क्या लेने वाले हैं वो सारे जितने पैरामीटर्स होते हैं उनको डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद ये वेट्स जो हैं वो ड्यूरिंग द नेटवर्क ट्रेनिंग ये लर्न होते हैं। ठीक है, these weights represent how much each hidden state contribute to the final output। और इसके लिए हमने वो जो ET स्कोर पीछे निकाला था उसके बेसिस पे हम सॉफ्टमैक्स लगाकर उसका एक अटेंशन वेक्टर निकाल देते हैं, जिसको हम अटेंशन वेट बोलते हैं। और ये एक तरीके का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, क्योंकि सॉफ्टमैक्स लगी हुई है। और इस अटेंशन वेट का मल्टीप्लिकेशन होता है आपकी जो करंट हिडन स्टेट है उसके साथ में, ऐसा कंटेक्स्ट वेक्टर निकलता है, करंट हिडन स्टेट के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वेटेड सम आता है। और इस कंटेक्स्ट वेक्टर के अंदर वो सारा
अटेंशन का फंडा जो है, मतलब जितना भी हमने अटेंशन को समझा है वो सारा इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फिर वो सेंटेंस के उस एरियाज पे फोकस कर पाता है। ठीक है, फाइनल वाई आउटपुट में आपका सी सप्लाई हो रहा है। ठीक है, कुछ आइडिया लगा? मैं ही नहीं कह रही हूँ, ओवरऑल आपको सब समझ ही आ गया होगा, एक बार में तो नहीं आएगा। कुछ आइडिया लगा? हाँ, थोड़ा बहुत लगेगा। ठीक है, मैं आपको एक टास्क देती हूँ, टेंशन इज ऑल यू नीड। अगर आप थोड़ा बहुत भी मशीन लर्निंग एआई जानना चाहते हैं तो आपको ये पेपर एक बार जरूर स्क्रॉल करना चाहिए। ठीक है, गूगल वगैरह के बंदे हैं इसमें। ये मैंने देखा जो अभी ये उसमें बता रहे हैं कि ये इन्होंने ये तो एक्चुअली मल्टी हेडेड अटेंशन के लिए ट्रांसफॉर्मर में यूज हुआ है, पर एक्चुअली वो डाउन हाँ इस पे बेस्ड है जो आपने बताया अभी 2014 में। हाँ हाँ, ये मल्टी हेडेड अटेंशन वाला है। या ये मल्टी हेडेड अटेंशन वाला है, ये जो 8 गूगल स्कॉलर्स ने बनाया, ये डिफरेंट है। अच्छा, हम्म, इसका पेपर होगा, इसका पेपर का है मतलब। Neural machine translation for jointly learning to align and translate. इसी में ही होगा। यही वाला देखा है आपने? हाँ, जिसमें अगर टॉप पे जाना आप इसके, यही है ये ICLR का पेपर है। नहीं, दूसरा देखा है? जैसे जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन देखे हैं वो सारे इसी से मेल खा रहे हैं। ओके, कंटेक्स्ट वेक्टर वाला और उसका वेटेड सम भी। आपने जो देखा है उसका लिंक भेजिए। हाँ वो गूगल वाला देखा था मैंने, पोटेंशियल आई थिंक वो डिफरेंट है, ये जो आप कह रहे हैं डिफरेंट है, मैं भेज रहा हूँ लिंक। ठीक है, हम्म, मतलब इन पेपर्स में आपको ये पूरा तो नहीं पढ़ोगे आप, तो एटलीस्ट आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट देखना चाहिए और किस तरीके के, ये तो अटेंशन इज ऑल यू नीड ही है। ये तो भैया जो गूगल वाला है। हाँ, ये तो मल्टी हेडेड अटेंशन वाला ही है, ट्रांसफॉर्मर्स वाला, या जिसमें क्वेरी और वैल्यू बेस पे अटेंशन कैलकुलेट करते हैं। हम्म, तो आज हमें अटेंशन तक ही पढ़ना है, मल्टी हेडेड अटेंशन आज मैंने इंक्लूड नहीं कर पाई मैं। ठीक है, तो यहीं तक लगते हैं क्लास को। क्यों पावरफुल है वो सारी बात हो गई। और हाँ, जैसे ये एक एग्जांपल था इंट्यूशन टाइप का, तो इसमें हमने एक सेंटेंस को आई एट एन एप्पल को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया है। तो लॉजिक ये है कि हम जब अटेंशन को अप्लाई करेंगे तो वो इस एप्पल पे ज्यादा फोकस करेगा रादर देन आई एट और एन पे। ठीक है, तो बस इस तरीके की चीजें होती है टेंशन में। अब आप लोग आ चुके हैं रिसर्च डोमेन में, तो आपको थोड़ा पेपर वेपर देखना शुरू करिए। ये इसका ये यूज केस हो सकता है क्या, जैसे वीडियो की टर्म में बात करें कि बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या है? हाँ, इसका यूज आपका स्पेशल जो वीडियो है ना, वो स्पेशियो टेम्पोरल डोमेन है। ठीक है, स्पेशल भी है, टेम्पोरल भी है, बढ़ भी इसका रहा है क्या आगे। मीनिंग है? और अच्छा, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले हम वीडियो से पहले एक फ्रेम को समझते हैं। तो एक सिंगल फ्रेम स्पेशल डोमेन है। स्पेशल मतलब स्टेशनरी है, वो फ्रेम बदल नहीं रहा है, सिंगल फ्रेम बस सिंगल ही है।
उसमें जो फोटोज हैं उन पे आपको क्या अटेंशन अप्लाई करना है, पहले तो ये बात है। दूसरा टेम्पोरल, मतलब आप वो टाइम के साथ, जैसे आप बोल रहे हो बॉडी लैंग्वेज, तो वो तो फ्रेम वाइज चेंज हो रहा है ना। किसी का हैंड मूवमेंट हो रहा है, जैसे आपने किसी को पंच किया, पंच वाला जो हैंड मूवमेंट है वो फ्रेम टू फ्रेम चेंज हो रहा है। तो वो जो है उसके लिए हम जो फीचर्स ही एक्सट्रैक्ट करते हैं वो स्पेशियो टेम्पोरल फीचर्स आ जाते हैं। वो एक अलग तरीके, उसमें भी हम अटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें अटेंशन आप दो जगह अप्लाई कर सकते हैं। एक कि आप सबसे पहले हर फ्रेम पे अटेंशन अप्लाई करिए और उनके अटेंशन स्कोर्स क्यूमुलेट करके तब रिजल्ट्स की बात करिए। दूसरा तरीका है उसमें अटेंशन अप्लाई करने का, आप स्पेशल फीचर्स निकालिए, मतलब सारे फ्रेम से फीचर निकाल लीजिए, उनको एक्यूमुलेट कर लीजिए, फिर टेम्पोरल फीचर भी निकाल लीजिए, मतलब कि बढ़ते हुए फ्रेमों के सीक्वेंस के क्या फीचर्स आ रहे हैं, उनके भी फीचर्स निकलते हैं, वो LSTM से निकलते हैं। टेम्पोरल फीचर्स भी आएंगे, तब जब दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे तब बनेगा स्पेशियो टेम्पोरल। ओके, आई विल शो यू समथिंग। अब आपने वीडियो की बात छेड़ दी तो ये तो अपना ही डोमेन है, तो मैं दिखाती हूँ। जो मेरे बेसिक वाले फिगर्स थे, जैसे ये एक बेसिक फिगर है, तो यहाँ पर हमने वीडियो लिया, स्पेशल फीचर एक्सट्रैक्टर, टेम्पोरल फीचर एक्सट्रैक्टर, इन दोनों के फीचर जब कंबाइन हो गए यहाँ पे स्पेशल टेम्पोरल में, फिर हमने यहाँ पर इसके बाद आप अटेंशन मैकेनिज्म यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ पर वैसे RL लगा हुआ है, रिवॉर्ड बेस्ड अप्रोच लगी हुई है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। बाकी कुछ अलग अलग, ये आपका LSTM लगा हुआ है टेम्पोरल फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। LSTM कैसे काम करता है, उसके फॉरवर्ड लेयर बैकवर्ड लेयर के फीचर्स हैं ये। B मतलब बैकवर्ड लेयर, F मतलब फॉरवर्ड। ये लगा है बाई डायरेक्शनल LSTM, दोनों तरफ से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको कंबाइन करके तब यूज करना है। ये सारी चीजें, ये देखिए आपको स्पेशियो टेम्पोरल में समझाते हो, ये बड़ा मतलब फुल फिगर है। तो ये हमने फ्रेम्स के सीक्वेंस लिए, इन फ्रेम्स के सीक्वेंस को लेने के बाद में ये आपका CNN लगा हुआ है, रेसनेट 50 का इनकोडर लगा हुआ है, जिसका इस तरीके का कुछ स्टेजेस होती हैं, उनकी एवरेज पूलिंग लेयर के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे हैं और उन फीचर्स को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। फिर इन फीचर्स को हमने एज अ इनपुट सप्लाई किया LSTM में, मतलब ये एम्बेडिंग है, फीचर्स मतलब एम्बेडिंग को सप्लाई किया LSTM में, फिर इसका कॉन्कैटिनेशन निकाला, तब यहाँ पर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। तो आप LSTM के साथ यहाँ पर भी अटेंशन लगा सकते हैं, LSTM के साथ अटेंशन लग जाएगा, यहाँ पर भी CNN में भी अटेंशन लग सकता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो फीचर्स निकल रहे हैं HVF1 टाइप के, इनके बाद भी अटेंशन लग सकता है। तो उन सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस होगा। एक अटेंशन फ्रेम, किस पे लगा रहे हैं? अभी यहाँ पर अटेंशन वाला फिगर मेरे पास अभी करेंटली इस वाली स्लाइड में नहीं है, लेकिन अटेंशन आप तीनों में से किसी भी जगह लगा सकते हैं, उन सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस निकलेगा। ये फ्रेम, ये ईच फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ CNN के बाद अटेंशन लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, हर एक फ्रेम में कौन सा, जैसे ये प्लेन जा रहा है, बाकी सब तो बेकार ही है, प्लेन ही काम का इसमें, जिसके ऊपर अटेंशन जा रहा है, आपकी आईज जहाँ रुक रही है जाके, तो वो फ्रेम है, तो ये सॉरी प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर आपका अटेंशन आ जाएगा। मतलब येलो मार्क का आपने देखा ना, पीछे मैंने कुछ इमेजेस दिखाई, तो येलोइश सा अगर आप उसको विजुअलाइज करते हैं टेंशन को, तो विजुअलाइजेशन येलो मार्क पे जाता है ना, मतलब इस प्लेन की इमेज पे जाता है यहाँ पे। तो सारे फ्रेम्स का टेंशन निकालेगा कि वो जो फ्रेम की मूवमेंट हो रहे हैं उनका अटेंशन हर स्पेशल स्पेशल पे निकलेगा, उसका एक इसका एक एडेड मतलब एडिशन आ जाएगा, एवरेजिंग आ जाएगी। अगर आप स्पेशियो टेम्पोरल में करेंगे तो वो क्या करेगा कि फ्रेम का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में से कौन सा सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करेगा कि ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये पूरी मूवी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेगमेंट पे टेम्पोरली अटेंशन लगेगा। तो अटेंशन आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। समझ गए बात को? बिल्कुल। हाँ, बस यही बात है। जो जैसे अभी आप हमेशा एम्बेडिंग्स बोलते हो, जब आप जैसे इस केस में आपने बोला ये वेक्टर जो है एम्बेडिंग, इट्स अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, या दैट्स प्रीटी मच इट। हाँ हाँ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, एम्बेडिंग्स मतलब के लिए भी CNN लगेगा क्या?
एम्बेडिंग, फीचर और क्या, ये दोनों वर्ड सब बात बराबर ही है। एम्बेडिंग मतलब कि आपने उसको इनपुट से किसी न्यूमेरिकल इंटरमीडिएट आउटपुट में चेंज कर लिया। एम्बेडिंग भी वही है, हम उसे एनएलपी में आकर एम्बेडिंग बोल देते हैं और सीएनएन में जाके हम उसको फीचर्स बोल देते हैं। बात बराबर है, न्यूमेरिकल डेटा ही है जो कि आपकी इनपुट को ट्रांसफॉर्म करने पे हमको मिला है। हाँ, वो बात तो बराबर ही है। इसमें होगा एक जगह बढ़िया सा, रीसेंट पेपर सबमिशन हुआ है उनका, उनमें होगा, नहीं दूसरे लैपटॉप में, इसमें नहीं है ऐसा। ठीक है, मिलते हैं फिर। अब कब ठीक है। क्लास कर पाएंगे, रुकिए कोई हाँ, बात मंडे टाइम क्लास डिस्कस कर ले फाइनल। एक्चुअली 28 को मैं नहीं ले पाऊंगी क्लास, बच्ची का बर्थडे है, थोड़ा सेलिब्रेशन के लिए सुबह से टाइम देना पड़ेगा। ट्यूसडे को हो नहीं पाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट 4 तारीख को ही मिलते हैं, ये वीक खाली रखे दिवाली वाला। दिवाली वाला। ओके। 6 को भी वैसे यहाँ पर छठ, 4 या 5 में से किसी दिन छठ पूजा है, हमारे यहाँ छठ भी होता है, तो उधर भी एक आध क्लासेस जाएंगी। ठीक है, किस तारीख को है मुझे अभी अभी के अभी नहीं याद है, देख लेते तो हैं। 29th को करें क्या एक क्लास, 29 को, या 7 तारीख को। अच्छा, ठीक है। नहीं फिर सफाई वफाई को आप करेंगे, तो ओके, सब भी तो होना है। फिर 4th को हाँ, फिर 4th को कर लेते हैं ना। 4th को मिलते हैं। 4th के बाद छठ के तो 5 तारीख से या 6 तारीख से होगी तैयारी, हो तो ठीक है। 4 को तो मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो वेंसडे को क्लास होती थी, वो हम भले ही एक दिन पहले ट्यूसडे को ऑफ करने की जगह 2 दिन यहाँ क्लास कर लेंगे। 4-5 को कर लेंगे, और 2:30 फिर PM ये इंडिया वीक, टाइम, 8 PM हाँ ऑस्ट्रेलिया टाइम। ओके। हाँ 2:30 में ज्वाइन करूंगे। तो अभी ठीक है, सारी क्लासेस 2:30 होगी ना IST। हाँ 2:30 IST रखिए। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, थैंक्स जया। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।